जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी आईक्यू पर। तो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी की एक एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास, जो कि अंकित वाटी सर की बुक है। और आज हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं, इसके पहला ही चैप्टर है शुद्ध और अशुद्ध। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, हम देख लेते हैं अशुद्ध और अशुद्ध के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शुद्ध और अशुद्ध, ये पहला चैप्टर है। साथियों, शुद्ध अशुद्ध होते क्या है? किसी भी शब्द को लिखने में, किसी भी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी के नाम से जाना जाता है। किसी भी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या अक्षरी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में वर्तनी को स्पेलिंग तथा उर्दू में हिज्जे कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनि को ग्रहण करने की सामर्थ्य होती है होगी, वैसे ही वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के आधार पर होगा। तो साथियों, ये तो रहा आपके शुद्ध और अशुद्ध का इंट्रोडक्शन, और हम बात कर लेते हैं शुद्ध और अशुद्ध में अंतर। तो साथियों, हम शुद्ध और अशुद्ध में अंतर की बात करें तो विशेषतः प्रत्येक भाषा में वर्तनी लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है? एक तरीका होता है। एक तरीके से हमारे लिखी जाती है वर्तनी, जिसे हम लिखते लिखते हर प्रकार की कोई त्रुटि कर देते हैं। क्या कर देते हैं? त्रुटि कर देते हैं, तो वह हमारे प्रचलन में अधिक हो जाती है, जैसे प्रचलित हो जाती है। जैसे हम पृथ्वी को लिखते लिखते ऐसे लिख देते हैं, तब कि जबकि इसका शुद्ध रूप होता है हमारा पृथ्वी। तो ये हमारे प्रचलन में आ जाती है, तो जबकि इसका शुद्ध रूप हमारा पृथ्वी ऐसे लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम शुद्ध वर्तनी लिखने के प्रमुख रूप। कुछ हमारे इसके रूप हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं उस पर। तो हमारे साथ ये कुछ रूप हैं कि हिंदी पहला ही प्रकार है कि हिंदी में विभक्ति चिन्ह स्वर्ण नाम के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। स्वर्ण नाम, जैसे कोई भी नाम हो, उससे अलग ही लिखाया जाएगा हमारा विभक्ति। ठीक है, जब हमारा विभक्ति है, जैसे कि हमारा श्याम एक स्वर्ण नाम हो जाएगा, इससे अलग विभक्ति हमारे ने। ऐसी राम ने को यहाँ पर एक विभक्ति हो गई। हमारा सेकंड पॉइंट है दूसरा, सर्वनाम के साथ यदि विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उस, यहाँ पर क्या एक सर्वनाम है, उसके साथ ने प्रत्यय जोड़कर, ने विभक्ति जोड़कर उसको उसके साथ जोड़ दिया। हम के साथ को जोड़कर, जैसे किसके साथ? ने जोड़कर, और हम के साथ ने जोड़कर उन्होंने विभक्ति को जोड़ दिया, और सर्वनाम के साथ क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह को उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो। और साथियों, हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, मैं और आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा वीडियो। तो बात कर लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट साथियों, हमारा सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही और तक आदि अव्यय शब्द हों। साथियों, अव्यय शब्द हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। जब कभी भी हमको देखा जाता है, जितने भी अव्यय शब्द अव्यय जानते हो? अव्यय होता है क्या? अव्यय वह शब्द होते हैं जिनका कभी विकार ना हो, बदले ना जाए। ठीक है, जो कभी बदले ना जाए वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। जैसे हम तक को नहीं बदल सकते, ही को नहीं बदल सकते। तथा को बदल दोगे, नहीं बदल पाओगे। तथा बदल जाएगा, नहीं बदल पाएगा। ये भी एक क्या हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। जैसे कि आप एक हमारा सर्वनाम है। तक है हमारा एक अव्यय विभक्ति। तो इसमें क्या हो गया हमारा? अलग, आप अलग हो गया, तक अलग हो गया। यहाँ पर मैंने सर्वनाम में आपको दूसरे ये शब्द में बताया जाता है कि यहाँ पर जो विभक्ति आती है तो उसको साथ मिलाकर लिखा जाता है, जबकि विभक्ति में अव्यय शब्द हो तो उनको अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है साथियों, बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होने पर पहला विभक्ति चिन्ह सर्वनाम में मिलकर लिखा जाता है एवं दूसरा अलग लिखा जाता है। अगर जब कभी भी आपको दो शब्द दिखे एग्जाम में कि विभक्ति हमारी दो हैं एक सर्वनाम के साथ, तो उसको हम क्या करेंगे? सर्वनाम के साथ लिख देंगे। जैसे उसके साथ हमने के लगाकर उसके सर्वनाम के साथ, और लिए हमने अलग अलग लिखा है। जैसे इनमें से मैं और से अलग लिखा है, हम में से इसमें आदि लिखा है। ठीक है, जैसे कि संयुक्त क्रियाओं में से अंगभूत क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाना अनिवार्य है। जैसे पढ़ा करता है, जा सकते हैं, यहाँ पर जा हमारी अलग हो जाएगी, सकते हैं अलग हो जाएगा।
ठीक है, और बात कर लेते हैं और पॉइंट। कि अगला पॉइंट है कि पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जा सकता है। जैसे जैसे पूर्वकालिक प्रत्यय आ जाता है हमारे, कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जा सकता है, जैसे कि उठकर, गाकर। उठकर अलग है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, जैसे खाकर, पीकर आदि द्वंद्व समासों के पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। और आदि जितने भी हमारे जो भी द्वंद्व होते हैं, जैसे माता पिता, शिव पार्वती, माँ बेटा के बीच हमें क्या मिला लग जाएगा आपको, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जैसे माता पिता, शिव पार्वती, माँ बेटा आदि। आदि अव्यय को पृथक लिखा जाना चाहिए, और बाद बाकी जो हैं अव्यय शब्द उनको कैसे अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ, मेरे हमारा एक सर्वनाम है, साथ क्या है, एक अव्यय, इसको हमने अलग लिख दिया। जैसे हमारे साथ, यहाँ तक, अभी तक। अब कुछ हैं साथियों शब्द, जैसे वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग से संबंधित प्रथम चार वर्णों में किसी वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार अंग का प्रयोग होना चाहिए, जैसे गंगा, नंदन इत्यादि। परंतु नासिक के व्यंजन वर्ग का पंचम अक्षर उसी के वर्ग प्रथम चार वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण से पहले प्रयोग होता है तो उसके साथ उस पंचम अक्षर का आधा रूप हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को हम करने के लिए, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, मैं हम क्या लिखते हैं, अंडा। हम लिखेंगे क्या, अंडा लिखते हैं, अंडा है। ठीक है, अब अंडा है तो इसने बोला क्या है कि अगर उसी वर्ण के प्रथम चार वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले प्रयोग हो तो उसके साथ पंचम का आधा रूप। अगर हमें इसको हटाना है तो इसके लिए हमें ड किस में आता है हमारे, क ख ग घ ड़ य, ये आता है च छ छ ज य। साथ ही हमारा अगला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है, अ उ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जब कभी हमारा आ हो, बड़ा ऊ एवं बड़ा आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह को चंद्र बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा, जैसे कि जांच, अंगना, बायां आदि। परंतु कुछ मात्राओं के साथ अनुनासिक के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे कि मैंने, नहीं, खींचना आदि। यहाँ पर हमने क्या है, बिंदी का प्रयोग किया है, अनुनासिक का प्रयोग किया है। अब अगला पॉइंट है, संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों को वर्तनी में संस्कृत वाला रूप लिखा जाना चाहिए, परंतु कुछ शब्दों के नीचे हलंत लगाने का प्रचलन हिंदी में कुछ समय से समाप्त हो चुका है, अतः उनके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है। जैसे महान, जगत, विद्वान। परंतु संधि छंद को समझाने हेतु नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। एक बात है कि उदाहरण के तौर पर कि महान, जगत, विद्वान, परंतु संधि छंद को समझाने के लिए नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। ठीक है साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बात करते हैं अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके शुद्ध और अशुद्ध रूप के बारे में। तो अगर ये आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।